जिंदगी का दूसरा अध्याय। दूल्हा रोए जा रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। शादियों में दुल्हन को तो अक्सर रोते हुए देखा गया है, क्योंकि वह अपना घर छोड़कर किसी और के घर जाती हैं। अपना घर, अपनी जमीन छोड़कर जाने का दर्द वही समझ सकता है जिसके साथ ये बीतता है। कश्मीर के विस्थापितों का दर्द उनके सिवा कौन समझ सकता है। जब हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए होंगे और कितने ही परिवारों को इधर से उधर या उधर से इधर आना जाना पड़ा होगा। अपना खेत खलिहान, जमीन जायदाद सब छोड़कर जब भागना पड़ा होगा, तब धरती भी पछताई होगी, आसमान भी रोया होगा। रोजगार और एक बेहतर जीवन की तलाश में हमसे बहुतों ने अपनी मातृभूमि छोड़ी है और विस्थापन के दर्द को भुगता है। दूल्हे की आंखों से गंगा और यमुना की धार बहे जा रही थी। दुल्हन घूंघट में चुपचाप बैठी थी। तभी किसी की गुस्से से भरी आवाज आई, काहे टसुए बहाए जा रहे हो? हम लोग तुम्हें मारे डाल रहे हैं क्या? शादी तो करवा रहे हैं। ये आवाज सुनकर दूल्हा और जोर जोर से दहाड़े मारने लगा, हिचकियां लेने लगा। दूल्हा बेचारा बेदम हुआ जा रहा था। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती हुई है। तभी एक बार फिर से एक कड़कती आवाज आई, अबे ज्यादा नाटक करोगे तो थप्पड़ियां देंगे। अभी सिर्फ बोल रहे हैं कि चुप हो जाओ। शादी भी करवाओ, नाटक भी सहो। विवाह मंडप में कई सारे दबंग टाइप के आदमी खड़े हुए थे। सभी के हाथों में कट्टा, बंदूक, राइफल या लाठी जैसे हथियार थे। पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने की फिराक में थे। ये नहीं लग रहा था कि कोई बारात आई है, न कोई सोहर और न मंगलगान। जो दूल्हा था वही बाराती था और सभी घराती थे। दूल्हे की दशा देखकर एक बूढ़ी महिला का दिल पसीज गया। वह दूल्हे के सिर को सहलाती हुई बोली, बेटा जो होना था वह तो हो गया, अब पछताए से का होत है। अब खुशी खुशी दुल्हन को विदा कराए के अपने घर ले जाओ। बूढ़ी महिला की बात सुनकर दूल्हा बोला, किसके घर ले जाएंगे अम्मा? जिस घर में पता ही नहीं मेरी शादी हो गई है, जिस घर के सारे अरमान पानी पानी कर दिए गए हों, उस घर में कैसे ले जाएं अम्मा?
वंदना के पिता ने हिसाब किताब लगाया तो दान दहेज के बगैर भी एक बेटी की शादी में 3 से 4 लाख रुपए खर्च होते। मतलब 5 बेटियों की शादी करने में 15 से 20 लाख का खर्चा। इतनी जमीन भी न थी। तभी वंदना के बाबू को पकड़वा गैंग के बारे में पता चला था। यह बताया गया कि पकड़वा गैंग 1 लाख रुपए में शादी करवा देगा। वंदना के बाबू का तो एक बार दिल कांपा, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लड़कियों को या तो अनब्याह छोड़ दें या सारी जमीन जायदाद बेच दें। जोखिम तो उठाना ही था। आखिर मशक्कत के बाद पकड़वा गैंग 1,10,000 में माना। शादी के बाद विक्रम ने गोपिका के पिता से बात की कि वह 2-4 दिन गोपिका के साथ बिताना चाहता है और फिर घर वालों को मनाने के बाद उसे ले जाएगा। गोपिका के पिता को भला क्या आपत्ति हो सकती थी। विक्रम गोपिका को लेकर नैनीताल आ गया। नैनीताल की वादियों में विक्रम का साथ गोपिका के लिए एक स्वर्गिक सुख से कम न था। गोपिका ने अपना तन मन विक्रम को समर्पित कर दिया। बदले में विक्रम ने भी अपना समर्पण प्रदर्शित किया था। जब विक्रम गोपिका को बाहों में भरता तो वह निहाल हो जाती। उसकी आंखें बंद हो जाती और होंठ खुले के खुले रह जाते, जैसे अधरों का पान करने के लिए वह विक्रम को आमंत्रित कर रही हो। 4 दिनों में ही गोपिका ने 4 जन्म जी लिए थे। उसको और क्या चाहिए था। नैनीताल से वापस आकर विक्रम ने गोपिका को उसके घर छोड़ा और कुछ दिनों बाद उसको लीवा ले जाने को कहकर अपने घर चला गया। गोपिका के ऊपर प्यार की खुमारी इस कदर हावी थी कि वह सोते जागते विक्रम विक्रम करती रहती। उसकी निगाहों में विक्रम की तस्वीर बस चुकी थी। मोहब्बत करने वाला विक्रम, बात बात में उसके अधरों का रसपान करने वाला विक्रम साई की तरह उसके इर्द गिर्द बना रहता था। दिन, हफ्ता, महीना बीतता गया, लेकिन विक्रम न आया। बस फोन पर कई बार दोनों के बीच बात हो जाती थी। गोपिका कहती, विक्रम जी आ जाइए और हमको लिवा ले जाइए। विक्रम कुछ न कुछ बहाना बनाकर टालता रहता। गोपिका को लगता कि नौकरी में व्यस्तता होगी और दिल्ली से बाहर आना इतना आसान भी नहीं है। ट्रेन का टिकट मिलना असंभव काम होता है। यदि मिलता भी है तो वेटिंग में और 12 से 15 घंटे की यात्रा कोई कैसे करे। विक्रम की इतनी आय भी नहीं है कि वह फ्लाइट से आ सके। गोपिका विक्रम की मजबूरी समझती थी। उसे विक्रम पर पूरा विश्वास था। साथ बिताए समय को दिल से लगाए वह जिंदगी में आगे बढ़ रही थी, विरह के बाद मिलन की आस में। विक्रम गोपिका से मिलने के लिए तड़प रही थी। विक्रम से कहती, विक्रम आ जाओ, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती। विक्रम आने का वादा करता रहा पर आया नहीं। अब गोपिका सोचने लगी कि यदि विक्रम नहीं आता है तो उसे वहां जाना पड़ेगा। उसने अपने पापा से बात की। पहले तो पापा हिचकिचाए, लेकिन 2 साल से विक्रम का गोपिका को लिवाने न आना उनके लिए भी चिंता का विषय था। मन में तरह तरह की आशंकाओं के बिच्छू डंक मार रहे थे। अगले दिन गोपिका ने विक्रम से दिल्ली आने की बात कही। विक्रम बोला, क्यों आना चाहती हो दिल्ली? पापा को क्यों परेशान करना? मैं कुछ दिनों बाद तुम्हें लेने आ रहा हूँ। गोपिका के दिमाग में छाया असुरक्षा का भ्रम फिर से मिट गया था। उसने पापा को बताया तो वे बहुत खुश हुए। बात आई गई हो गई। गोपिका विक्रम के ख्यालों में खो गई कि विक्रम आकर उसको देश के दिल दिल्ली में ले जाएगा। देश के दिल में वह अपने दिलदार के संग होगी। हसीन रातें होंगी और खुशियों भरे दिन होंगे। विक्रम अब रोज रोज फोन करता और फोन पर ही हक करने की बात करता, किस करता। गोपिका निहाल हो जाती। गोपिका को और कुछ नहीं चाहिए था। एक प्यार करने वाला, अच्छी नौकरी में उसका पति है। जिंदगी से उससे ज्यादा उसने न चाहा था। उसका छोटा सा संसार था जिसमें गोपिका, विक्रम और उनके होने वाले नन्हे मुन्ने थे। लेकिन बातों से पेट कहाँ भरता है। 6 महीने और बीत गए। अब उसके पास पड़ोस वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब पूछने लगे कि लड़की की विदाई आखिर कब होगी। गोपिका के घर वाले कुछ न कुछ बहाने बनाकर लोगों को समझाते रहते। अब कितने दिन बहाने बनाते। एक दिन
गोपिका के पापा के सब्र का बांध टूट ही गया। अब दामाद नहीं लिवाने आया है तो हम क्या करें? शादी भी तो जबरदस्ती पकड़ के किए थे। गोपिका के पापा का अपराध बोध उभर रहा था। वैसे मजबूरीवश जब उन लोगों ने पकड़वा गैंग से संपर्क किया था तब भी घर वालों में काफी हिचकिचाहट थी। गोपिका की मां ने पति को ऐसा बिल्कुल न करने के लिए कहा था। गोपिका के पिता को भी पत्नी की बात सही लगी। गोपिका की मां ने पति को ऐसा बिल्कुल न करने के लिए कहा था। गोपिका के पिता को भी पत्नी की बात सही लगती थी। वह सोचते थे कि ऐसी शादी जोखिम भरी हो सकती है और जिस बेटी के अच्छे भविष्य की खातिर ये सब करना चाहते हैं, हो सकता है उसका भविष्य अंधकारमय हो जाए। लेकिन घर से जाने के बाद फिर जान पहचान वाले उनको उकसाते और घर का सारा संकल्प हवा में उड़ जाता। दरअसल पकड़वा गैंग अपनी रणनीति के तहत हर गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित कर लेता था जिनके घर लड़कियां हैं और उनकी सामाजिक आर्थिक हैसियत ऐसी नहीं है वे दहेज देकर अच्छी शादी कर सकें। अब बिना दहेज के शादी होने से तो रही। गोपिका के पापा को उकसाने में पकड़वा गैंग के एजेंटों का भी हाथ था। कई बार पकड़वा गैंग वाले सामान्य ढंग से हो जाने वाली शादियों को भी तुड़वा देते हैं। गोपिका की शादी एक जगह से तय हुई थी, लेकिन पकड़वा गैंग वालों ने लड़के के घर पर यह बात कहलवा दी थी कि लड़की थोड़ा कम दिमाग की है। कोई भला एक मंदबुद्धि बहू को अपने घर लाना क्यों पसंद करेगा? लड़के वालों ने संदेश भिजवा दिया कि हमें नहीं पसंद है ये रिश्ता। पकड़वा गैंग लड़की के घर वालों को इतना मजबूर कर देता कि अन्य कोई विकल्प न बचता। ऐसा ही गोपिका के साथ हुआ। उसके घर वालों को तमाम भाग दौड़ करने के बाद यह एहसास हो गया कि पकड़वा गैंग के पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। लेकिन ऐसी शादी का क्या फायदा जिसमें 2-3 वर्ष बाद भी कुंवारी लड़की की तरह गोपिका मायके में बैठी हुई है। लगता है शादी विक्रम से न होकर फोन से हुई है। हमेशा गोपिका फोन से चिपकी रहती थी कि कब विक्रम का फोन आ जाए और वह बोले, गोपिका कल तैयार रहना, मैं तुम्हें लिवाने आ रहा हूँ। विक्रम ने अपने घर वालों से बात करने को मना किया था और विक्रम की नाराजगी के डर से गोपिका के घर वालों ने उसके घर पर कभी संपर्क न किया था। पर ऐसा दिन न आया जब विक्रम कहता, गोपिका तैयार रहना, कल मैं तुम्हें लिवाने आ रहा हूँ। गोपिका सोच रही थी कि विक्रम से उसकी शादी सिर्फ फोन मैरिज होकर रह गई है। केवल फोन के ही संबंध हैं, जैसे दोनों फोन पति और पत्नी हो गए हों। इंतजार की इंतहा हो गई थी। गोपिका का दिल टूटा जा रहा था। उसे महसूस था कि जल्दी यदि विक्रम उससे न मिला तो वह मर जाएगी। फिर एक दिन आ गया जब उसने पापा से साथ दिल्ली चलने को कहा। पापा मना ना कर सके, परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। गोपिका ने विक्रम को कुछ न बताया और सोचा कि जब नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचेगी तब विक्रम को सूचित करेगी। तब विक्रम कैसे कह पाएगा कि नहीं गोपिका मत आओ, मैं जल्दी ही तुम्हें लिवाने आ रहा हूँ। गोपिका ने जल्दी जल्दी सामान पैक किया और अगले दिन की ट्रेन का टिकट एजेंट से देने को बोली तो एजेंट ने कहा कि 500 रुपये ज्यादा लगेंगे कल के टिकट के लिए। पर क्यों? गोपिका ने पूछा। कंफर्म टिकट पाने के लिए जुगाड़ करना पड़ता है, वेटिंग चाहिए तो तुरंत दूंगा, केवल 100 रुपये ज्यादा लगेंगे। गोपिका ने कंफर्म टिकट देने के लिए बोला। गोपिका ने दिल्ली पहुंचकर विक्रम को फोन किया और पता मांगा। विक्रम ने पूछा, पता क्यों चाहिए? अरे कुछ भेजना है, गोपिका बोली। गोपिका और उसके पिता मेट्रो पकड़कर मयूर विहार पहुंचे। विक्रम के फ्लैट की बेल बजाकर गोपिका दरवाजे से हट गई कि वह विक्रम को सरप्राइज देगी। दरवाजा खोलकर एक युवती बाहर आई। किसी को न देखकर वह बोली, किसने घंटी बजाई? गोपिका को लगा कहीं वह गलत पते पर तो नहीं आ गई। उसने फिर से पता चेक किया, पता तो सही था। वह सामने आकर बोली, विक्रम यहीं रहते हैं? युवती बोली, हाँ, आप कौन? मैं गोपिका, विक्रम की पत्नी। गोपिका की बात सुनकर युवती के चेहरे के भाव ऐसे बदले जैसे कि दिन में ही रात हो गई हो। गोपिका ने पूछा, पर आप कौन?
क्या आप विक्रम की बहन हैं? मैं नूतन विक्रम की वाइफ हूँ और 2 वर्ष से हम साथ साथ रह रहे हैं। नूतन और गोपिका आमने सामने थी। दोनों को काटो तो खून नहीं वाली स्थिति थी। गोपिका समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। नूतन को लग रहा था कि जरूर कोई फ्रॉड है यह लड़की जो अपने बाप के साथ विक्रम को ब्लैकमेल करना चाहती है। गोपिका के पापा हतप्रभ थे। इतनी जल्दी दृश्य बदला कि उनकी सोचने समझने की शक्ति गायब हो गई। गोपिका रोने लगी। यह क्या हो गया है पापा? मैं लुट गई। मेरा विक्रम ऐसा कैसे कर सकता है? विक्रम के फ्लैट के सामने एक सीन क्रिएट हो गया था। गोपिका के पापा ने धैर्य रखते हुए कहा, विक्रम कहाँ हैं? उनको बुलाइए। क्यों बुलाऊं विक्रम को? आप कौन होते हो? नूतन बोली, विक्रम की शादी हुई है मेरी बेटी से और शादी के बाद कुछ दिनों तक दोनों नैनीताल में रहे भी हैं। मैंने कन्यादान किया है। गोपिका के पापा ने एक ही सांस में पूरी बात कह दी, मानो कहना चाह रहे हो कि मेरी बेटी के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश करने वाली तुम कौन होती हो? पापा, रोज तो विक्रम से बात होती थी, प्यार की कस्में खाया करते थे हम दोनों। जरूर कोई शहर की चालाक लड़की है ये जिसने मेरे विक्रम को जबरदस्ती। विक्रम रोने लगा, बोला, मैं तुम्हारा अपराधी हूँ नूतन। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता था। ऐसे में मेरे पास क्या विकल्प था? गोपिका को विश्वास नहीं हो रहा था। विक्रम के प्यार दुलार को याद करके उसका कलेजा गले तक आया जा रहा था। आखिर कोई कैसे इतना अभिनय कर सकता है? विक्रम की बातें, विक्रम का आलिंगन, स्पर्श और उसके साथ हर बिताया गया पल क्या नकली था? एक्टिंग था?
पापा की तरफ मुखातिब होकर बोली, देखा पापा, ऐसे विवाह का अंजाम। आपने तो बेटी के लिए फूलों की सेज के सपने देखे थे और उसे मिली कांटों भरी जमीन। अब मेरा क्या होगा पापा? गोपिका के पापा को काटो तो खून नहीं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा था। लोगों की बातों में आकर उन्होंने गलत तरीका अपनाया था बेटी की शादी के लिए। बड़ी विकट स्थिति थी गोपिका के लिए। जिस विक्रम को उसने टूट टूट कर चाहा था, उसने यह सिला दिया। अब वह जाए तो कहाँ जाए? उसकी जिंदगी में अब क्या बचा है? इतनी बदनामी होगी कि उसकी बहनों की जिंदगी भी खराब हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, गोपिका चिल्लाई। क्या नहीं हो सकता बिटिया? गोपिका के पापा आंखों में पानी भरकर बोले। ऐसा कैसे हो सकता है पापा? कोई इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? गोपिका एक बार फिर फूट फूट कर रोने लगी। पापा गोपिका को समझाने का प्रयास करने लगे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं बिटिया, यह सब हमारी गलती थी कि हम विक्रम को जाने दिए, उस पर विश्वास करके। जैसे उसको पकड़वाया था वैसे ही तुम्हें विदा कर देना चाहिए था। इसको मैं बताता हूँ इसकी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। उनकी बात को सुनकर विक्रम ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, आपकी इसी अकड़ की सजा आपकी बेटी को मिल रही है। गोपिका के पास आकर विक्रम बोला, आई एम सॉरी गोपिका, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया। विक्रम की बात सुनकर गोपिका बोली, तुमने दिल नहीं दुखाया है विक्रम, मेरा रेप किया है। लेकिन इसमें तुम्हारी गलती मैं नहीं मानती हूँ। जैसी करनी वैसा फल। मेरे घर वालों ने तुम्हारा अपहरण करवाया और तुमने मेरी इज्जत से खेला। अब हिसाब बराबर। नहीं, हिसाब अभी बराबर नहीं हुआ है बेटी। अभी जब ये जेल की सजा काट कर आएगा तब हिसाब बराबर होगा। न पापा, मैं नहीं चाहती कि प्रतिशोध की खातिर मेरी बहनों की जिंदगी बर्बाद हो। आप घर पर बोलना कि मैं विक्रम के पास हूँ। क्या तुम विक्रम के साथ रहोगी? नूतन बोली। नहीं नूतन, मैं विक्रम के साथ नहीं रहूंगी, पर मैं दिल्ली में रहूंगी। कैसे रहूंगी, क्या करूंगी, मुझे नहीं पता। अपने घर वालों की गलती की सजा संतानों को भी भुगतनी पड़ती है। गोपिका की बात सुनकर नूतन को बड़ा बुरा लग रहा था। आखिर समाज की गलती की सजा स्त्रियों को ही क्यों भुगतनी पड़ती है? नूतन सोच रही थी कि काश विक्रम ने बताया होता तो वह खुशी खुशी गोपिका के रास्ते से हट जाती। अब वह करे तो क्या करे? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समाज की गलत परंपरा की बेदी पर गोपिका की जिंदगी की बलि देना ही क्या हल है? आखिर गोपिका जाएगी तो कहाँ जाएगी? समाज क्या गोपिका को स्वीकारेगा? कोई उससे शादी करेगा? और गोपिका तो अब गांव वापस जाने को भी तैयार नहीं है। तो क्या दिल्ली में गोपिका फिर से जिंदगी की नई शुरुआत कर पाएगी? गोपिका के पिता के लिए सबसे बड़ा दुख और पश्चाताप कुछ नहीं होगा कि उनकी बेटी की इस तरह जिंदगी तबाह हो जाए। अब उन्हें पूरी जिंदगी काश ऐसा ना करते सोचते हुए काटनी है। गोपिका के घर वालों ने जो किया वह तो गलत था ही, और विक्रम ने जो किया उसको भी सही ठहराया नहीं जा सकता था। जो भी हो, गोपिका के सामने एक ही विकल्प यह था, जिंदगी का दूसरा अध्याय लिखा जाए।